नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना चैनल द वकील। आज आपके साथ में आया हूं कुछ डिमांड के साथ। साथियों, लोगों ने कहा है कि कुछ सिविल डिस्प्यूट के बारे में जानकारी दें। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि वसीयत को लेकर बड़ा स्थिति विवादास्पद थी। जिस वसीयत को लेकर के घर वालों ने, दूसरे लोगों ने वसीयत बना ली, घर वालों के लिए चैलेंज किया गया। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके आज मैं आया हूँ कि वसीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। तो साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही निवेदन जरूर करूँगा कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और उम्मीद है ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बात करते हैं बिल मीन्स वसीयत। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज को लेके एक लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जब बुजुर्ग जो हैं धीरे धीरे एक लंबी उम्र पर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनके नाम जो संपत्तियाँ होती हैं उन पर अजीब प्रकार के लोगों की गलत निगाहें भी होती हैं। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्तियाँ, तो उनके साथ इस तरीके के विवाद ज़्यादा रहते हैं और विवाद ज़्यादा लगभग परिवार में ही रहते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि बाप की संपत्ति हमको मिल जाए, कुछ रिलेटिव चाहते हैं या कुछ लड़कियाँ भी चाहती हैं। तो ऐसे विवाद आए दिन आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। हालांकि ये डिस्प्यूट सिविल का मामला होता है और जब ये न्यायालय में चला जाता है तो ये बड़ा लंबा वक्त ले लेता है, तो एक लंबी यात्रा, लंबी लड़ाई पैदा कर देता है। तो वसीयत क्या होता है? वसीयत कब की जाती है? कोई भी जिंदा व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी अपनी प्रॉपर्टी के सेटलमेंट को लेकर वो किसी को वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद फला व्यक्ति इस जमीन का, ये सारा जी का, इस मकान का मालिक और काबिज होगा। तो साथियों, ये एक जिंदगी में डिक्लेरेशन होता है, वो लोग कराते हैं और करते हैं। ये लॉ है हमारे यहाँ। तो अब इसी का कुछ लोग नाजायज फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा ही एक केस मद्रास हाई कोर्ट में चला, जिस मद्रास हाई कोर्ट में वसीयत को वैलिड माना गया। एक व्यक्ति रहता है, उसकी वसीयत मद्रास हाई कोर्ट में पेश की जाती है। मतलब निचली अदालत में, कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में आ जाता है। तो मद्रास हाई कोर्ट उस वसीयत को वैलिड मान लेते हैं, लेकिन उसी वसीयत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दिया है, जो निश्चित रूप से ऐसा जो वसीयत के संबंधित मुकदमे को फेस करने वाले लोग हैं उनके काम में आने वाला ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एल नागेश्वर राव। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की हुई है। उन्होंने कहा है कि वसीयत जो बिल है वो जो व्यक्ति के पक्ष में लिखी गई है वसीयत, जिस व्यक्ति को मृतक लिख कर गया है, अगर डिस्प्यूट की पोजीशन पैदा हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, तो उस वसीयत को साबित करने की जिम्मेदारी वसीयत प्राप्तकर्ता की, मतलब वसीयत धारक की होती है। समझिएगा, जिसको वसीयत की गई है, मान लीजिए आप दो भाई हैं, सपोज दैट आपके नाम वसीयत कर दी है, आपके भाई के नाम वसीयत आपके पिताजी ने नहीं की है, तो डेफिनेटली एक डिस्प्यूट पैदा होने की संभावना घर के अंदर बढ़ जाएगी। तो जो वसीयत आपके भाई के नाम आपके पिताजी ने की है और दूसरे भाई को वसीयत कतई पसंद नहीं है या गलत है, इनजस्टिस हुआ है, तो दूसरा भाई अगर कोर्ट में उस वसीयत को चैलेंज करने या निरस्त कराने के लिए जाता है, तो जिस भाई के पक्ष में वो वसीयत लिखी गई है, उस भाई की जिम्मेदारी होगी न्यायालय में उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये वसीयत पिताजी लिख गए थे हमारे हक में, ये बिल्कुल सही है और गलत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के एल नागेश्वर राव जस्टिस ने इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया कि जिस व्यक्ति के हाथ में वसीयत होगी, वसीयत प्राप्त करता होगा, वो न्यायालय में वसीयत को साबित करेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिएगा कि वसीयत कराना एक आसान है, लेकिन अगर चैलेंज होगा तो आपको इन फैक्ट्स पर डिसाइड रखना है कि वसीयत कैसे इनवैलिड हो जाती है। वसीयत के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जो व्यक्ति वसीयत लिखने वाला है वो माइंड से पूरी तरीके से फ्रेश होना चाहिए। मतलब वो किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो या कोई घातक बीमारी से मीन्स पीड़ित ना हो। दूसरी बात, उसे सोचने समझने की शक्ति हो, तो वो वसीयत को पढ़ सकता हो। और ये भी वसीयत में बड़ा क्लियर आना चाहिए आखिर वो वसीयत तुमको ही क्यों कर रहा है और लोगों को वसीयत क्यों नहीं कर रहा है जो उसके और भी वारिस हैं। तो ये वसीयत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस बात को समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में वसीयत को लेकर विवादित स्थितियां सिविल में बहुत चलती हैं। क्योंकि जिस तरीके
तरीके से मैंने बताया कि सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के इरादे भी चेंज हो जाते हैं, बेईमानियों के हालात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बुजुर्ग है ना, मैंने कई जगह पर ये भी देखा है, कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि बुजुर्गों से वसीयत लिखा ली गई और उन्हें कुछ दिन में मार दिया गया, या ऐसी घटना हुई कि वो आज वसीयत लिखने के बाद 15 दिन बाद मर गए या 20 दिन बाद खत्म हो गए। वहाँ पर डाउट की स्थिति ये भी रहती है कि वसीयत धारक के द्वारा क्या वो हत्या कर दी गई है, क्या वसीयत धारक ने ही उसको मार दिया, और ऐसे भी कई मामले आपको अपने समाज में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जब भी वसीयत लिखाएं तो इन मेन पॉइंट्स का जरूर, इस मेन पॉइंट का ध्यान रखें कि वसीयत लिखने वाला आखिर वसीयत आपको क्यों लिख रहा है और लोगों को वसीयत क्यों नहीं लिख रहा है, और वसीयत लिखने वाले की उम्र क्या है, क्या वसीयत लिखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या लंबे समय से वो बीमार तो नहीं चल रहा है। अगर इन फैक्टों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली विवाद होने के बाद आप साबित करने में असमर्थ रहेंगे कि आपकी वसीयत वैलिड है, और अगर आप वैलिड न्यायालय में साबित नहीं कर पाए तो ये वसीयत खारिज हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के एल नागेश्वर राव जस्टिस ने बहुत ही क्लियर कर दिया। तो थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों, साथियों। निवेदन गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।